गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तांबा और इसकी मिश्रित धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। देखिए, व्हीकल लैपिंग में कौन सा वो आपका लैप यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो तांबा और मिश्रित धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सॉल्युबल ऑयल और पेट्रोलियम जेली जो आपका यूज़ किया जाता है लैपिंग व्हीकल जो है तांबा और मिश्रित धातु के लिए, वो यूज़ होगा सॉल्युबल ऑयल। ठीक है, मशीन ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो है नॉर्मली आपके फेरस मेटल के लिए यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोलियम जेली का यूज़ नहीं किया जाता है लैपिंग व्हीकल के लिए। ठीक है, तो आपका सॉल्युबल ऑयल जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, लैपिंग का उद्देश्य क्या है। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। बाहरी सतह की लैप टूल, आंतरिक सतह की लैप टूल, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैप टूल। ठीक है, आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैप टूल। देखिए, जो ये आपका लैप टूल है ये है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैप टूल। इसके अंदर पूरा लैपिंग वाला टूल रहेगा, उसके ऊपर ये बाहरी सतह पर बैठ जाएगा और उसको लैपिंग करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैप टूल। नेक्स्ट है, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदलता है। देखिए, आपका ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदल देता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। जो आपका ये 723 डिग्री सेल्सियस के बाद का है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में बदल देता है वो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये 723 डिग्री सेल्सियस तक आपका लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देते हैं। देखिए, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए, पहली बात तो उसको धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है, तो पुरानी संरचना यानी जो उसकी आंतरिक संरचना होगी को बनाए रखा जाता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा रहा, उसकी आंतरिक संरचना को बनाए रखा गया है। इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे और जो बॉन्ड्स होंगे जिसके द्वारा जुड़े होंगे ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देता है। अब मशीन करने योग्य बना रहा है और ये कौन सी प्रोसेस है। देखिए, यदि धातु को गर्म कर रहे हैं स्टील को और उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो ये आपका नॉर्मलाइजिंग और एनालाइजिंग का प्रोसेस है। लेकिन इसमें मशीनिंग के लिए योग्य बना रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एनालाइजिंग। ठीक है, एनलिंग प्रोसेस। ठीक है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या होगा। एक नई संरचना बनाई जा रही है जिसमें क्या हो रहा है कि तेज़ी से स्टील को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए फेराइट, ऑस्टेनाइट और मैरेसाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट है सॉरी, और पियरलाइट। देखिए, आपका फेराइट, ऑस्टेनाइट और पियरलाइट जो है वो गर्म होने पर बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने पर होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है, तो वह है मार्टेसाइट। ठीक है, मार्टेसाइट जो है आपका वो तेज़ी से ठंडा होने का प्रोसेस है। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने की प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्रिया क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम काट रहे हैं तो उसको जोड़ने और स्टील पर जल्दी घिसे ना और इन दोनों के विरोध करें, यानी कि वो टूटे भी ना जल्दी और घिसे भी ना जल्दी। ऐसा कब होता है, जब हम
किसी भी धातु में हार्डनिंग कर देते हैं, ठीक है। हार्डनिंग प्रोसेस के बाद यह ना तो घिसेगा ना तो जल्दी टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है, यह कौन सी प्रक्रिया की जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चरम भंगुरता यानी भंगुरता को यानी उसके ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए और स्टील में टफनेस को बढ़ाने के लिए, शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए यानी ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो है टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस से हमारे मेटल में जो है भंगुरता के गुण दूर होते हैं और उसमें टफनेस आती है, ठीक है, और वो शॉक रेजिस्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट है स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए किसी तापमान में उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उसी तापमान में उसको छोड़ देना, ठीक है, वो धीरे धीरे उसी तापमान में गर्म के साथ साथ ठंडा हो रहा है, ये जो क्रिया है वो है सोकिंग कहलाएगी, ठीक है, सोकिंग क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। देखिए ऊष्मा उपचार में प्रयोग होने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो शॉकिंग, क्विंचिंग, हीटिंग और ऑस्टेनाइट। देखिए जब आपका ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा सब चीज़ें यूज हो रही तो वो क्विंचिंग ऑपरेशन होते हैं, क्विंचिंग क्रिया की जाती है, ठीक है। आपके ऊष्मा उपचार में क्विंचिंग प्रक्रिया में आपका ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ फिर से क्विंचिंग मीडिया से एक सवाल आया कि विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन से क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, ठंडी हवा। देखिए आपको ये जो मिश्रित धातु इस्पात है इसके लिए हम लोग ठंडी हवा, कोल्ड एयर का प्रयोग करते हैं क्विंचिंग विधि में, ठीक है। नेक्स्ट है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या कहलाएगी। देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर रहे हैं, यह जो ऑपरेशन की क्रिया है ये क्या कहलाएगी। ये है आपकी टेम्परिंग प्रोसेस, टेम्परिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एनलिंग का फ़ायदा क्या है। एनलिंग का आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, ठीक है, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए या जोड़ने के लिए, स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए और घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ से आपसे एनलिंग पूछ रहा है ना, एनलिंग करने का केवल एक उद्देश्य होता है आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, ठीक है। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गया, हाँ तीसरे। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। स्टील घटकों के आंतरिक जो दोष होते हैं यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स को दूर करने के, इंटरनल डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। एनलिंग, स्टील की एनलिंग की जाती है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है, कठोरकृत इस्पात या फिर टेम्परिंग। देखिए जब उसके यानी ग्रेन संरचना में कोई परिवर्तन करना होता है या उसके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन करना होता है तो हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से ही उसके अंदर के दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोशना टार्क, यानी कि थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ। रोशन टार्क यानी लाइट टार्क, यानी कि बहुत हल्के टार्क यानी कि हल्के लोड को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश को लेके यहाँ पे हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया, रोशना टार्क आ गया है। यहाँ लाइट टार्क पूछ रहा है यानी बहुत हल्के लोड को,
ठीक है, हल्के लोड को प्रेरित करने के लिए यानी संचालित करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हल्के लोड के लिए हम लोग हमेशा वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हल्के लोड होते हैं वहाँ पे लाइट ड्यूटी के लिए हम लोग लाइट टॉर्क के लिए वुडरफ की का उपयोग करते हैं। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? यहाँ पूछ रहा है टेम्परिंग के द्वारा, हार्डनिंग के द्वारा, एनलिंग के द्वारा या फिर नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। ठीक है, तो देखिए स्टील की स्ट्रेंथ, चिमड़ापन और डक्टिलिटी कब आती है? स्टील में ये सारे गुण कब आते हैं? जब उसमें हार्डनेस उत्पन्न होती है। और हार्डनेस उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाय हार्डनिंग द्वारा हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे उसमें स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, चिमड़ापन बढ़ता है और डक्टिलिटी की गुण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है यानी थर्मल कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी कम होती है। थर्मल कनेक्टिविटी किस बियरिंग की कम होती है? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो नायलॉन के, टेफ्लॉन के, या फिर सेंटर्ड अलाई के, या फिर लिमिटेड फेनोलिक्स के। ठीक है, लिमिटेड फेनोलिक्स के। तो जो आपको देखिए थर्मल कनेक्टिविटी कम होती है, थर्मल कनेक्टिविटी जो है आपकी लिमिटेड फेनोलिक्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसर्स का उद्देश्य क्या है? यहाँ बॉल रेसर्स का उद्देश्य पूछ रहा है, जो गहरे वाले होते हैं वो भी बॉल बियरिंग में। ठीक है, बॉल बियरिंग में जो भी गियर्स दिए होते हैं, ठीक है, रेसेस जो दिए होते हैं उसका कारण पूछ रहा है। झटके झेलने के लिए, जनरल लोड ले जाने के लिए, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, रेडियल लोड का सामना करने के लिए। देखिए जो आपका बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए ग्रूव्स में जो बॉल रेसर्स होते हैं उनका उद्देश्य केवल एक होता है, वो है अक्ष के समांतर थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ठीक है, अक्ष के समांतर थ्रस्ट का सामना करने के लिए यानी लोड का सामना करने के लिए, अक्ष के समांतर। ठीक है, रेडियल में नहीं, अक्ष के समांतर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छी भार ले जाने के लिए, रेडियल लोड ले जाने के लिए, भारी अच्छी भार लेने के लिए, या फिर भारी रेडियल भार लेने के लिए। यहाँ पे देखिए डबल रोलर की बात कर रहा है, तो भारी रेडियल भार को ले जाने के लिए हम लोग डबल रोलर का प्रयोग करते हैं। फिर है क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होता है? पूछ रहा है कि जो बेयरिंग का गलनांक होता है वो शाफ्ट की तुलना में कम क्यों होता है। ठीक है ना, तो उस ऑप्शन है कि ठीक है, ऑप्शन है प्रिवेंट सॉफ्ट श्रिंजिंग के कारण, ठीक है, बियरिंग को नुकसान होने से रोकने के कारण, बियरिंग को कुशलता से चलाने के लिए, या फिर शाफ्ट के थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। हाँ, तो देखिए जो ऑप्शन ए है आपका प्रिवेंट सॉफ्ट सीजर, ये आपका सही आंसर है। इसका मतलब होता है कि सॉफ्ट जस्ते को रोकने के लिए, सॉफ्ट जस्ते को रोकने के लिए। तो आपका ए जो है करेक्ट आंसर है, सॉफ्ट जस्ते को रोकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वाशर का नाम क्या है? जो सामने वाशर दिया इसका नाम क्या है? आंतरिक प्रकार वाशर, बाहरी प्रकार वाशर, आंतरिक और बाहरी प्रकार वाशर, या फिर काउंटर संक वाशर। ठीक है, तो ये आपका ये जो वाशर है ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का वाशर है। ठीक है, इसमें देखिए बाहरी वाशर
और ये आंतरिक वॉशर, मतलब जो ग्रूव्स हैं उनके कट्स की बात कर रहा है, इसलिए इसको आंतरिक बाहरी दोनों वॉशर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है उच्च तापमान और उच्च भार वाहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। जहाँ पे तापमान भी अधिक हो और जहाँ पे उच्च भार वाहन क्षमता हो, यानी जहाँ पे भारी लोड भी हो, वहाँ पे किस मिश्रित धातु की बियरिंग कार्य करती है। तो कास्ट आयरन, वाइट मेटल, कॉपर सीसा मिश्रित धातु, या फिर कैडमिनियम आधारित मिश्र, यानी कैडमिनियम आधारित मिश्र, यानी कि जो कैडमिनियम से जो मिली हुई कई धातुएं बनी होती हैं। तो आपका डी करेक्ट आंसर, कैडमिनियम के आधारित मिश्रित धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। ये जो धातु की कोटिंग की जा रही है इस विधि का नाम क्या है। ठीक है, तो आपका है क्लैडिंग, ठीक है, सेराडिजिंग, गलनाइजिंग, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटरिंग। ठीक है, तो ये जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक के द्वारा हो रहा है, ये इलेक्ट्रोप्लेटरिंग है। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोप्लेटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए किस धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे किसी धातु के लिए पूछ रहा है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु के उपयोग करना चाहिए लंबे समय तक जंग ना लगने और उच्च पॉलिशिंग को बचाने के लिए। तो इसका आंसर देखिए, लेड है, निकिल है, क्रोमियम है और एल्युमिनियम है। तो जो आपका पॉलिशिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटर विधि से जिससे लंबे समय तक उच्च पॉलिशिंग हो, पहली बात तो पॉलिशिंग बहुत फिनिश हो, दूसरी बात क्या हो कि उसमें लंबे समय तक जंग ना लगे, ऐसा प्रोसेस जो होता है आपके क्रोमियम में होता है। ठीक है, क्रोमियम की पॉलिश में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करता है और कोटिंग पर तापमान विभिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। ऐसा कौन सा धातु है। तो जिंक आपका जो है ऐसा धातु है जो आपकी संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा भी करता है, दूसरी चीज़ क्या करता है, कोटिंग की तापमानता विभिन्नता के कारण ना तो थोड़ा बहुत भी उसमें दरार आती है ना तो छिलता है। ठीक है, तो जिंक। नेक्स्ट है रासायनिक यांत्रण और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। लेड, तांबा, एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील उसका प्रयोग किया जाता है आपके। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग रासायनिक संयंत्र और खाद्यान्न प्रोसेसिंग के लिए संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य पूछ रहा है। तो जो आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य है अच्छी एक्सल लोड, रेडियल लोड, एक्सल थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड। देखिए जो आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग है उसका केवल एक ही उद्देश्य है, वो है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। ठीक है, वो वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस बियरिंग का नाम क्या है। ये जो आपकी बियरिंग का चित्र बना हुआ है इस बियरिंग का नाम पूछ रहा है, कह रहा है कि ये बियरिंग कौन सी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ऑप्शन है निडल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा है उसके हिसाब से यह तो निडल बियरिंग है, क्योंकि देखो अगर और कोई बियरिंग होती तो यहाँ पे ये और प्रोसेस दिखाता, जैसे बॉल बियरिंग होती तो यहाँ बॉल दिखाता। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, बहुत हल्की सी ये पतली सी एक निडल दिखाई दे रही, इसलिए निडल बॉल बियरिंग है, सॉरी निडल बियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी
बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? जो कंडक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो बियरिंग लगी होती है वो किस मेटल की बनी होती है? क्वेश्चन का यही कहना है। वाइट मेटल, सेंटर्ड ऑयल, ठीक है, एल्युमिनियम मिश्रित धातु या फिर कॉपर लीड मिश्र धातु। जो आपका कॉपर लीड मिश्र धातु है उसका प्रयोग आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स और कनेक्टिंग रॉड में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? यहाँ जो लेप लगाई जाती है उसकी धातु की संचालन पूछा है, यानी उसकी कोटिंग की। जो आप कुछ धातुओं की कोटिंग करते हैं उनको जंग से या फिर खरोचने से बचाने के लिए हम अपने टूल्स पर जो कोटिंग करते हैं उसके लिए पूछ रहा है कि संरक्षक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? किस धातु से लेपित किया जाए कि आपका जो है जो फिनिशिंग सतह जो है वो बहुत रक्षात्मक रहे, यानी बहुत कह सकते हैं सेफ रहे। ठीक है ना, तो उसमें के लिए क्लैडिंग, गैल्वनाइजिंग, समटेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके द्वारा जो भी लेपित की जाती है, यानी जो भी कोटिंग की जाती है वो बहुत ही फिनिश सतह के साथ प्राप्त होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जंग को रोकने के लिए क्लोरोजिंक प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक पाउडर, निकल पाउडर, क्रोमियम पाउडर या एल्युमिनियम पाउडर। यह जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में कौन सा पाउडर यूज होता है जंग को रोकने के लिए? तो देखिए, जंग को रोकने के लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जिंक में भी आपके जंग लग सकती है, निकल और क्रोमियम में तो नहीं लग सकती, लेकिन जंग को रोकने के लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चन आज समाप्त हो रहा है अभी। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग अगले आपके वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा से उसको समझाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।